नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। मातंग समाज के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया। वहीं कमलनाथ के अंगरक्षकों ने भी पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते पत्रकारों ने कमलनाथ के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। घटना में प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलनाथ ने खुले मंच से कहा, भगाओ पत्रकारों को। वहीं आयोजकों से कहा कि पत्रकार कार्यक्रम बिगाड़ने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के व्यवहार की मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कमलनाथ जी लगातार मीडिया का अपमान करते रहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। कई बार हमने उनके वीडियो देखे कि पत्रकार वार्ता में मीडिया को कभी मूर्ख बताते हैं, कभी कहते हैं चलो चलो, कभी कहते हैं निकल जाइए, कभी कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, कभी कहते हैं शिवराज जी के पास जाइए, कभी कहते हैं कि मेरे घर मत आइए। लगातार मीडिया के अपमान के उनके हमने बयान भी देखे हैं, उनके वीडियो भी देखे हैं। जब भी पत्रकारों से बात करते आते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपमान करने से चूकते नहीं। पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड है। अभी तो रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया, सरकार में नहीं फिर भी उनके ये तेवर है। आज इंदौर में गए गांधी हाल में एक समाज के कार्यक्रम में, वहां मीडिया को समाज के द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसके बाद भी मीडिया को देखते ही भड़क पड़े। अपने बाउंसरों से, अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा इनको निकालो यहाँ से, धक्के दो और उसके बाद कहा निकल जाओ यहाँ से, वापस मत आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मीडिया की जरूरत नहीं। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने मीडिया के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करी। ये उनका घमंड बता रहा है। लगातार मीडिया का अपमान करते, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन मीडिया को लेकर जो उनका रवैया है वो बताता है कि शायद उनको मीडिया की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह की भाषा वो बार बार मीडिया के प्रति इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले दिनों भोपाल के एक होटल के अंदर जब उनकी पत्रकार वार्ता थी, जब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे पास मीडिया के लिए समय नहीं और मीडिया मेरे घर मत आए। लगातार मीडिया का अपमान कर रहे हैं और उनका ये रवैया बेहद अपमानजनक है। इस रवैये के लिए पूरी कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, खुद कमलनाथ जी को मीडिया से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका घमंड प्रदर्शित कर रहा है। विपक्ष में उनके तेवर है तो समझा जा सकता है कि सत्ता में इनके तेवर मीडिया के प्रति कैसे होंगे। मीडिया भी उनका ये रवैया देख रहा है और मीडिया निश्चित तौर पर इसका जवाब भी देगा, क्योंकि मीडिया का अपमान लगातार वो कर रहा है। इसके कई उदाहरण सामने हैं। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह के सरगना को क्राइम ब्रांच ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के पास से पुलिस को मिले थे 600 से ज्यादा मोबाइल। दरअसल 26 अगस्त को रावजी बाजार पुलिस ने मोबाइल लूट की तफ्तीश के दौरान चोरी किए सैकड़ों मोबाइल नेपाल के काठमांडू में बेचने का खुलासा किया था। इसी घटना में मुख्य आरोपी जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल चुराते थे और जितेंद्र को बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों को लेकर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया ने बताया कि मुंबई सहित अन्य शहरों से चुराए गए मोबाइल जितेंद्र को बेचे जाते थे, जो चोरी के मोबाइल को काठमांडू में बेचता था। रावजी बाजार जो थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक मोबाइल चोरी कर लिया गया था, जिसकी मोबाइल की आइडेंटिफिकेशन में जब दबिश दी गई तो 642 मोबाइल मिले थे, 642 मोबाइल मिले थे, जिसको जब्त किया जाकर थाना रावजी बाजार में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्राइम ब्रांच में इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। क्राइम ब्रांच में इसमें फिर जो मेन आरोपी था जितेंद्र, उसको जो कि नेपाल मोबाइल को सप्लाई करता था, तो इस बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो जब उसके बारे में टीमें लगाई गई, जिसमें जितेंद्र को पकड़ा, उसके साथ जय एक आरोपी और था, उसको भी पकड़ा। इन दोनों से पूछताछ की तो इनके द्वारा नेपाल में कई बार जाना, मतलब 1000 से 1500 मतलब 1500 मोबाइल तक उनके द्वारा बेचना बताया गया और जैकेट में फंसा कर मोबाइल ले जाते थे। इनके द्वारा इसका खुलासा किया गया। काठमांडू के एक मार्केट में बेचना बताया गया। इसके बाद चूंकि इनके द्वारा ये बताया गया हम चोरी का और लूट का मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन हम चोरी या लूट नहीं करते हैं, तो इस पर से फिर उनसे पूछा गया इनको कौन कौन दे के जाता है। तो इसमें एक लंबी लिस्ट बनाई गई कि जिसमें कौन कौन सक्रिय है। एक तो इनके जो पास मोबाइल आते थे, जो चोरी के मोबाइल, वो 80% मोबाइल इनको मुंबई से आते थे, बाकी जो 20-25% है वो उज्जैन, आसपास देवास और इंदौर के थे। तो इसमें सूची बनाई, उनके द्वारा बताया गया। तो उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे जब पूछताछ की तो उनके द्वारा चोरी की घटना और लूट की घटना घटित करना कबूल कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी जो टिंकू है वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है लूट की घटना, मोबाइल लूट की घटना में
में गिरफ्तार हो चुका है और एक आरोपी वरुण है। तो दोनों को फिलहाल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें और भी जो साथी हैं, जो जिन लोगों से ये चोरी और लूट का मोबाइल खरीदते थे, उनके लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे हैं। जी हां, इंदौर के 18 कॉलोनी के रहवासियों ने आज इस नारे को बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया है। पूरा मामला राव विधानसभा क्षेत्र के शिवालय कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों का है। दरअसल मामला कई कॉलोनियों में पानी, बिजली और सड़क नहीं होने का है। यह तीनों चीजों को लेकर रहवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रहवासियों ने यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि यदि हमारी कॉलोनी में सड़क नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रेजर टाउन, मास्किंग शिवालय, साई पैराडाइज, स्प्रिंग पैराडाइज, ओपेरा ग्रीन, आवासा जैसे कॉलोनी के 18 कॉलोनी के लोगों ने आज एक साथ प्रदर्शन करते हुए यह बात कही। रहवासियों का कहना है कि 18 कॉलोनी में कई परिवार निवास करते हैं और कई वर्षों से इन्हें मूलभूत सुविधाओं से मोहताज कर दिया गया है। अगर उन्हें यह सुविधा नहीं मिली तो वह आने वाले समय में अपना वोट किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नहीं देंगे। रहवासियों द्वारा कई जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला। ये हमारा रोड टोटल 2.5 किलोमीटर का है, जिसमें टोटल 18 रहवासी कॉलोनियाँ हैं। हमने इस अप्रोच रोड को, जितनी 18 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, इस रोड के निर्माण के लिए विगत कई सालों से कई अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को आवेदन दिए, पर किसी ने आज तक इस रोड की सुध नहीं ली है। आज हम मजबूर हैं, ना यहाँ पानी है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना पुलिस व्यवस्था है, और मतलब ये अपने आप में दयनीय स्थिति में रोड गुजर रहा है। यहाँ 8,000 10,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। जिम्मेदारों को आवेदन दे दे के हम थक गए। आज हमारा यह हाथ जोड़कर निवेदन है, यह हमारा एक सांकेतिक हमारा यह विरोध है। जब हम यहाँ संपत्ति कर दे रहे हैं, सारी सब चीज़ें दे रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है सड़क, बिजली, पानी का। आज तक 10 सालों में ये इस रोड को, इंदौर में यूँ तो विकास की बहुत गंगा बह रही है, पर इस रोड पे विकास कोसों दूर है। आज हम मजबूर है, महिलाएं, बच्चे इस रोड से निकलने में डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए। यहाँ पर जब आप देखेंगे रोड की स्थिति, ना तो यहाँ मोरम बिछी हुई है, पानी 1 इंच भी पानी गिरता है तो यहाँ 2 फीट पानी भर जाता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ पर कई कॉलोनी वालों ने एक मुहिम चालू करी है, रोड दो वोट लो। तो हमारा भी, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे ये सवाल है और ये हमारा निवेदन भी है कि इस रोड को बनाओ, आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हमारा अधिकार हम मांगते हैं और हाथ जोड़कर आज भी मांग रहे। ये कोई गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम सिर्फ निवेदन करेंगे, बाकी उससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। अब्बास एडवोकेट, मसाकिन। छतरी बाग स्थित कॉलेज में नारी शक्ति शिविर का हुआ आयोजन। इस शिविर में कॉलेज की छात्राओं को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। नारी शक्ति शिविर पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया। नारी शक्ति शिविर पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें नवरात्र के पूर्व हर साल की तरह इस शहर भी विभिन्न कॉलेजों में छात्राओं शस्त्र प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है, जो भक्ति के साथ शक्ति की आराधना में नारी का भी योगदान बढ़ाने को लेकर आयोजित किया जाता है। वहीं आज भी विशेष रूप से आयोजित हुए शिविर में बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षकों की निगरानी में शस्त्र चलाना सीखे। वहीं इस शिविर को लेकर संस्था अध्यक्ष ने चर्चा करते हुए बताया कि हर साल शहर के अलग अलग कॉलेज में इस तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं आत्मसुरक्षा में निपुण हो सकें। और इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी शहर भर के 21 कॉलेज में इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन प्रतिवर्ष नवरात्रि के पहले शक्ति शिविर लगाता है। शक्ति की आराधना भक्ति की आराधना के साथ होना चाहिए। संस्कार संस्कृति के साथ साथ कैसे हम अपने आप को आत्मबल के साथ सक्षम बना सकते हैं, उसको लेकर के पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन ये काम करता है। आज माहेश्वरी कॉलेज से हमने इसका उद्घाटन किया है और मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता आदरणीय अर्चना खेर दीदी हमारे बीच में उपस्थित है। क्या कार्यक्रम होंगे इसी से संबंधित? अभी तो इस पूरे समय में हम विभिन्न महाविद्यालयों में बेटियों के बीच में जाकर के अपने आत्मरक्षा के शिविर लगाने वाले हैं। इसके साथ ही शक्ति की आराधना के साथ भक्ति की आराधना कैसे हो सकती है, संस्कार संस्कृति परंपराओं के साथ हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सांस्कृतिक विकृतीकरण के विषयों पे भी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। कितने महाविद्यालयों में जाने वाले हैं? 21 महाविद्यालयों में हम इस कार्यक्रम को लेकर जाने वाले हैं।
आपका नाम? डॉक्टर माला सिंह ठाकुर। मैम क्या इंदौर में एक पति द्वारा पत्नी के हड़तालिका तीज के दिन ही बेल्ट से पिटाई कर दी गई, जहां पीड़िता ने अपने परिवार के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना बताई, जिसके बाद अपने पिता के साथ आकर महिला थाने पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया। महिला थाना प्रभारी प्रीति तिवारी ने बताया कि चंबल की रहने वाली पीड़िता द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके पति द्वारा हड़तालिका तीज के दिन उसे बेल्ट से पीटा गया और उसे कुछ दिन घर में बंद भी रखा। पीड़िता ने पहले अपने पिता को यह पूरी घटना की जानकारी दी। पिता द्वारा इंदौर आकर पहले अपने दामाद को समझाया गया, लेकिन पीड़िता का पति नहीं माना, 15 से 17 लाख की मांग करने लगा। बता दें कि पीड़िता के पिता द्वारा खेत बेचकर इंदौर में शादी की गई थी, लेकिन आरोपी पति लंबे समय से पीड़िता के साथ मारपीट कर रहा था। कल एक पीड़िता आई हुई थी अपने पिता के साथ, काफ़ी उसको चोट लगी हुई थी। हर तीजा के दिन जब सारे लोग अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रहे थे, उस दिन उसके पति ने उसको बेल्ट से मारा दहेज के कारण से, जबकि उसके पिता ने अपना खेत बेचकर उसकी शादी की हुई थी। वो चंबल के एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पे काम करते हैं, और तीनों लोगों ने मारपीट की उनके साथ और उनसे दहेज की मांग की है। कितना दहेज? लगभग 15 से 17 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने, जिसमें कुछ रकम तो उन्होंने दे दी थी उनके पिताजी ने, कुछ शेष रह गई थी। उनके पति क्या करते? क्या उनके पति प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। किस तरह की चोटें थी वो पीड़िता के शरीर पर? बेल्ट से मारा था, उसके पूरे शरीर में निशान थे। उसका मेडिकल करवाया और एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से काम करने आए 3 बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों के अभिभावक द्वारा पुलिस में की गई शिकायतों के बाद पुलिस ने तीनों बच्चों को दस्तयाब किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी के द्वारा अपने 3 बच्चों के गायब होने की शिकायत थाना बाणगंगा में दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल इस मामले में कार्यवाही करते हुए तीनों बच्चों को दस्तयाब किया गया। साथ ही इस मामले में उन लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है जो इन बच्चों से काम करवा रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक संगठन के द्वारा भी बच्ची को रेस्क्यू करने में आने की बात कही। बाणगंगा थाना क्षेत्र में जो फरियादियों के द्वारा ये थाना बाणगंगा रिपोर्ट की गई थी, उनके बच्चे मिसिंग है। तो 3 बच्चे थे, बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ पर कारीगरी करते हैं। तो जब थाना बाणगंगा में तत्काल टीआई के थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम के द्वारा उसको उनके दस्तयाब किया गया। तीनों बच्चे दस्तयाब हो गए हैं और फिलहाल उसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जो जबरदस्ती उनको काम करा रहे हैं उसमें संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें कुछ संगठन के लोग उसमें पहुंचे थे, उनके जो फरियादी पक्ष की मदद करने के लिए पुलिस के द्वारा युक्त कार्रवाई की गई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।